अच्छा, इस स्लाइड में कोई बात समझ में नहीं आई हो? सब क्लियर है? पार्टिसिपेंट्स कम हो गए, 8 पार्टिसिपेंट नजर आ रहा है। अच्छा, बाइंडिंग ऑफ स्टेशन एंड डेटा टू मेमोरी। अब एड्रेस बाइंडिंग की अगर हम बात करें, एड्रेस बाइंडिंग इसी को कहते हैं कि रैम के अंदर कहाँ से कहाँ तक रखा जाए। प्रोग्राम तो कितने भी एमबी पर होता है, ठीक है। वो एमबी जो है वो लॉजिकल एड्रेस होता है। शुरू में आपने कुछ कोड लिखा, वो सारा कितने एमबी पे बना, वो लॉजिकल एड्रेस होता है। लेकिन जब वो कंपाइल होता है तो कंपाइलेशन के अंदर वो उसका फिर एब्सोल्यूट एड्रेस पे जाता है, यानी कि जो फिजिकल एड्रेस है कंपाइल टाइम पे उसको वहां पर भेजा जाता है। वो ऐड करता है, जाहिर है उतने बाइट्स को ऐड करता है, और जितने बाइट्स को बन जाते हैं रैम के अंदर जाके उस स्पेस के ऊपर वो रख देता है। अब जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है पहले कंपाइल, एक होता है कंपाइल टाइम। प्रोग्राम जो जो भी आप लिखोगे वो 3 स्टेजेस से गुजरता है, 3 डिफरेंट स्टेजेस है। एक है कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम में क्या है, मेमोरी लोकेशन नॉन अ प्रियोरी। आपको पहले से पता है भाई मेमोरी लोकेशन कहाँ से कहाँ पे जाके प्रोग्राम जो है वो रखा जाएगा, कहाँ से कहाँ तक प्रोग्राम रखा हो जाएगा, तो पहले से पता है अगर, तो फिर फौरन उसका जो है एब्सोल्यूट कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा। और एब्सोल्यूट कोड का मतलब क्या है कि अब वो जो है जितने भी रैम के ऊपर जहाँ भी इसको जाना था वो वहीं पर ही चला जाएगा। तो पहले से पता है कि आपको पता है ये रैम के ऊपर जो है इस पोर्शन पे जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल रैम के ऊपर 4100 इस पोर्शन पे जाके जो है वो आपका प्रोग्राम लोड होगा। तो अगर आपको आपको पता, अगर पहले से ही पता है तो फौरन वहां पर चला जाएगा, फिर तो उसका एब्सोल्यूट कोड वहीं से जनरेट हो जाएगा। उसको वो कोई एड्रेस कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर स्टार्टिंग लोकेशन चेंज हो गई, मस्ट रिकम्पाइल, यहाँ लिखा है मस्ट रिकम्पाइल कोड इफ स्टार्टिंग लोकेशन चेंजेस, ठीक है। अगर स्टार्टिंग लोकेशन चेंज हो गई 4100 से आपकी, आपने 4100 लोड किया, अगली आपने कुछ इसके अंदर चेंजेस कर दी, अब प्रोग्राम को जो लोड हो रहा है रैम के अंदर तो 4100 पे नहीं हो रहा, किसी और लोकेशन पे हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आगे जाके कहीं हो रहा है, वो समझे 455 600 पे हो रहा है। तो अब अगर प्रोग्राम की लोकेशन चेंज हो गई है रिकम्पाइल, तो उसको जब लोकेशन चेंज होने की वजह से प्रोग्राम दोबारा रिकम्पाइल होगा, ठीक है। स्टार्टिंग लोकेशन अगर चेंज हो गई तो दोबारा प्रोग्राम रिकम्पाइल होगा, वो चलेगा नहीं क्योंकि आपने उसको चेंज कर दिया है। उसकी स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो चेंज हो चुका है रैम के ऊपर। और ये आपने देखा भी होगा, अक्सर आप देखा होगा जब आप कोड करते हो चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, C++ हो, C# में, कहीं पर भी आप कोडिंग कर रहे होते हो और आप उसको रन करना चाहते हो तो कहता है भाई इसको कंपाइल कर लें, इसको लिंक करें। आपने कंपाइल कर लिया, कंपाइल करने के बाद अगर आपने कोई चेंजेस नहीं की तो सिर्फ आपको रन करना होता है सिर्फ, ठीक है। दोबारा कंपाइल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोग्राम तो कंपाइल होकर मेमोरी में जगह बना लेता है। लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस आपने कोई चेंजेस करनी, चेंजेस करने के बाद अब आप रन करोगे तो वो रन नहीं करेगा, वो कहेगा दोबारा प्रोग्राम को कंपाइल करो। क्यों कंपाइल करो? क्योंकि अब उसका एड्रेसिंग स्टार्टिंग एड्रेस वो आप कह रहा चेंज हो जाएगा क्योंकि प्रोग्राम में अब चेंजेस हो गए, इसके बाइट्स बढ़ गए तो अब इसका स्टार्टिंग एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से जो है ना वो आपको दोबारा प्रोग्राम कंपाइल करना होता है। ये तो था कंपाइल टाइम। दूसरा क्या है? लोड टाइम। मस्ट जनरेट रिलोकेटेबल कोड इफ मेमोरी लोकेशन इज नॉट नोन एट कंपाइल टाइम। यानी कि शुरू के अंदर कंपाइल टाइम पे पता नहीं चला, अगर पता नहीं चला कि मेमोरी का एड्रेस कौन सा है जहां पर रखा जाए, तो फिर रीलोकेटेबल कोड जनरेट होगा। यानी कि वही होगा कि वो लॉजिकल एड्रेस जो है उसको वो ऐड करेगा, बेस और लिमिट को ऐड करेगा, ठीक है। और ऐड करने के बाद फिर वो फिजिकल एड्रेस निकालेगा, यानी कि काम उसको फिर करना पड़ेगा। अगर शुरू से एड्रेस नहीं पता तो फिर ये काम वो करेगा, उसको कहते हैं रीलोकेटेबल कोड। यानी कि वो प्रोग्राम की रीलोकेट करके उसको कैलकुलेशन करके अब वो उस कोड को दोबारा से रखेगा उस एड्रेस स्पेस में। तो अगर कंपाइल टाइम के ऊपर नोन नहीं है एड्रेस तो फिर वो रिलोकेटेबल कोड जनरेट होता है, और फिर वो रिलोकेटेबल कोड कितने भी बाइट्स पे बनेगा, वो बाइट्स को फिर जो है वो एग्जीक्यूशन के दौरान
यानी कि ये जो रिलोकेटेबल कोड होगा ये बाइट ये जनरेट तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ बाइट्स पर होगा, लेकिन ये बाइट्स मेमोरी में कहाँ रखे जाएंगे, जहाँ पर जो है वो मेमोरी के अंदर जहाँ पर जगह यानी कि मेमोरी में जहाँ पर स्पेस मिलेगी वो फिर वहाँ पर उसको रखेगा और फिर वो फिजिकल एड्रेस बाद में जो है वो कैलकुलेट होगा। थर्ड वन इज एग्जीक्यूशन टाइम, बाइंडिंग डिलेड until run time if the process can be moved during its execution from one memory segment to another। यानी कि बाइंडिंग को डिले किया जाता है जब तक कि अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूशन के दौरान अगर प्रोसेस एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में चला जाता है मेमोरी के, तो बाइंडिंग को डिलेड रखता है। बाइंडिंग को डिले कर जब वो प्रोसेस जो है स्वैपिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर वो बाइंडिंग को जो है ओके करता है, ठीक है, फिर वो बाइंडिंग जनरेट करता है एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर। इसके अंदर जाहिर है हार्डवेयर सपोर्ट जो है उसको चाहिए होती है एग्जीक्यूशन टाइम के अंदर। तो ये 3 तरह की स्टेजेस होती हैं, कंपाइल टाइम, लोड टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम। मैं समराइज कर देता हूँ। कंपाइल टाइम में होता क्या है, आपने कोड लिखा, ये कोड लिखा कंपाइल टाइम में अगर पता है पहले से कि मेमोरी में कहाँ जाएगा, तब तो वो एब्सोल्यूट कोड जनरेट कर देते हैं। एब्सोल्यूट कोड का मतलब क्या है कि वो कोड फौरन रन हो जाएगा जाके, और जहाँ पर मेमोरी के अंदर जहाँ भी स्पेस है। लेकिन अगर शुरू में पता नहीं है कि वो कौन से मेमोरी पे एड्रेस होगा, तो फिर रीलोकेटेबल कोड जनरेट होगा। रीलोकेटेबल कोड का मतलब क्या है, कुछ बाइट्स अलग से जो है वो जनरेट हो जाते हैं, और वो बाइट जो है वो मेमोरी में अभी गए नहीं है, वो जनरेट हो गए, लेकिन वो रखे जाएंगे। वो कब रखे जाएंगे, जब वो एड्रेस कैलकुलेट करके फिर ये वहां पर रख दिए जाएंगे। ये जो कोड होगा ये रीलोकेटेबल कोड होगा, जो कि बाइट्स को कैलकुलेट करके जो है वो रख बना दिया जाएगा। फिर एग्जीक्यूशन टाइम के अंदर जो है वो अगर एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस एक अगर प्रोसेस की जो बाइंडिंग है, जो एड्रेस बाइंडिंग है, वो डिले करेगा, कब तक डिले करेगा, जब तक कि प्रोसेस की जो है एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जो मूव हो रहा है, वो जब तक जो है कंप्लीट नहीं हो जाती उसकी मूवमेंट, उस वक्त तक वो बाइंडिंग को डिले रखेगा। और जब उसकी मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगी, फिर वो बाइंडिंग को ओके कर देगा, फिर वो एड्रेस बाइंडिंग कर लेगा। तो ये 3 तरह की बाइंडिंग इंस्ट्रक्शंस है डेटा मेमोरी के अंदर। इसकी डायग्राम भी यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये सोर्स प्रोग्राम है, सोर्स प्रोग्राम, और ये कंपाइलर या असेंबलर आप इसके कह लीजिए, कंपाइल होगा या असेंबल होगा, और ये असेंबल होने के बाद जो है फिर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल बन जाता है। कंपाइल होने के बाद ऑब्जेक्ट पूरा बन जाता है, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स के साथ लिंक होते हैं, और वो लिंकर एडिटर जो है फिर वो लोड मॉड्यूल करता है, प्रोग्राम की सिस्टम की लाइब्रेरीज भी इसमें काउंट करती हैं। फिर लोडर जो है वो एक्चुअली प्रोग्राम को लोड करता है मेन मेमोरी में, और डायनेमिक लिंकिंग जो है यहाँ पर परफॉर्म होती है। तो तीनों चीजें, तीनों स्टेजेस दिखाए, कंपाइल टाइम, लोड टाइम और नीचे एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन में मतलब है प्रोग्राम जो है इस वक्त रन हो रहा होता है, वो नीचे इस सिनेरियो में यहाँ पर दिखाया गया। अच्छा, यहाँ दिखाया गया लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेस, यानी कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस को दोनों को कंपेयर किया गया है। The concept of logical address space that is bound to a separate physical address space is central to proper memory management। तो वही बात जो पहले बताई थी, लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या है, वो वर्चुअल होता है भाई, बाइट्स बता दिए जाते हैं कि ये भाई इतने बाइट्स पर, और ये सीपीयू जाहिर है जनरेट करता है, जनरेटेड बाय सीपीयू। फिजिकल एड्रेस स्पेस कौन सा होता है, जो कि रैम का होता है, जो कि रैम का असली एड्रेस होता है, तो मेमोरी के अंदर नजर आता है, ठीक है, यानी कि ऐड करने के बाद जो एड्रेस बनता है वो फिजिकल एड्रेस स्पेस है। तो लॉजिकल और फिजिकल जो है एड्रेस स्पेस दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पर लिखा है लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस आर द सेम इन कंपाइल टाइम एंड लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग, ठीक है, एंड फिजिकल एड्रेस डिफर इन एग्जीक्यूशन टाइम। यानी कि लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस जो है वो लोड और कंपाइल टाइम पे सेम रहते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम पे डिफरेंट हो जाते हैं। अच्छा, तो लॉजिकल एड्रेस पे क्या, जितने भी लॉजिकल एड्रेसेस हैं वो सारे के सारे लॉजिकल एड्रेस स्पेस में आते हैं, जितने भी फिजिकल एड्रेस है वो सारे के सारे फिजिकल एड्रेस स्पेस में आते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जब हार्डवेयर पर रन हो रहा होता है कोई भी प्रोग्राम, तो वो किस तरीके से जो है वो लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस स्पेस जो है उसकी कैलकुलेट हो रही होती है। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये देखिए MS DOS की यहाँ पर एग्जांपल दी है। ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है, MMU का मतलब क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट।
तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कैसे काम करता है वो ये देखिए, एमएमयू है, वो कैसे काम करता है। सीपीयू ने जो है लॉजिकल एड्रेस स्पेस कैलकुलेट की, फॉर इंस्टेंस वो बनी 346। अब रीलोकेशन रजिस्टर्स होते हैं और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के अंदर रीलोकेशन रजिस्टर्स होते हैं। रीलोकेशन रजिस्टर का काम क्या होता है, वो कोई स्टार्टिंग एड्रेस बता देते हैं कि भाई रैम में जाके स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो ये होगा, यानी कि स्टार्टिंग एड्रेस प्रोसेस का बता देते हैं कि प्रोसेस का स्टार्टिंग एड्रेस ये होगा। और ये देखो, ये जो रीलोकेशन रजिस्टर्स है ना, ये एमएस डॉस के अंदर या जो हमारा विंडोज भी है उसके अंदर ये चार चार रीलोकेशन रजिस्टर्स होते हैं, जिनका काम ही यही होता है कि वो ये बताते हैं कि भाई मेमोरी में जाके ये प्रोग्राम कहाँ पर रखा जाएगा, स्टार्टिंग एड्रेस मेमोरी में कौन सा होगा, तो वो कहलाता है रीलोकेशन रजिस्टर। ठीक है, रीलोकेशन रजिस्टर के अंदर इसने एड्रेस रखा 14,000। लॉजिकल एड्रेस सीपीयू ने क्या कैलकुलेट किया प्रोसेस का, 346। तो 14,000 में 346 ऐड होगा, जवाब क्या आएगा, 1400 346। ये फिजिकल एड्रेस स्पेस है जो कि रैम के अंदर यहाँ जाके प्रोग्राम जो है लोड हो जाएगा। जो एड्रेस होगा 14,346, इस एड्रेस पे जाके हमारा प्रोग्राम जो है रैम में लोड हो जाएगा। तो इस तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट काम करता है। इसके लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है ना वो कोई सपोर्ट नहीं लेता, बस खुद ही जो है वो मेमोरी हर प्रोसेस को देखता है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है और उसके अंदर जो साइज है उसका वो ऐड होने के बाद रैम में वहाँ पर रख दिया जाता है। इस तरह से रैम के अंदर जो है वो एड्रेस, तो एड्रेस की वहाँ पर जो है वो एड्रेस बाइंडिंग हो जाती है रैम के ऊपर। तो स्टार्ट कौन सा होगा, ये 1400 से, 1400 से स्टार्ट होगा ये प्रोसेस, 14,000 से, सॉरी 14,000 है ना, तो ये 14,000 से स्टार्ट होगा, ये 14,000 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 14,346 तक। ये इस प्रोसेस का साइज है, प्रोसेस का साइज ये हो गया। प्रोसेस का साइज जो है वो अब ये साइज से बाहर नहीं निकलेगा, और ये साइज कैलकुलेट पहले ही हो गया, सीपीयू ने पहले ही लॉजिकल एड्रेस स्पेस के लिए कैलकुलेट किया कितने बाइट्स पर है प्रोसेस, रिलोकेशन रजिस्टर ने स्टार्टिंग कैलकुलेट किया, स्टार्टिंग और ये ऐड होने के बाद जो साइज बन गया, तो ये अब वो देखेगा इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, 14,000 से नीचे ना हो, 14,346 से ऊपर ना हो। ठीक है, वरना ये प्रोसेस क्रैश हो जाएगा। तो इस तरह से हर प्रोसेस को उसका साइज कैलकुलेट करके, उसकी एड्रेस स्पेस कैलकुलेट करके फिर रखा जाता है रैम में। ऐसे नहीं रखा जाता कि रैम पे फौरन भेज दिया जाए, और बल्कि पहले सारा काम करके फिर रैम पे रखा जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई। कोई क्वेश्चन? अरे यहाँ पर देखिए, स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। स्वैपिंग क्या कहते हैं, A process a process can be swapped temporarily out of memory to a backing store and then brought back into memory for continued execution। यानी कि ऐसा होता है ना कि एक प्रोसेस है, ये फॉर एग्जांपल मैंने रैम बनाई, अब रैम के अंदर ये साइज जो है, फॉर एग्जांपल प्रोसेस वन जो है यहाँ आया था, ठीक है, प्रोसेस वन यहाँ आया था। सीपीयू ने सीपीयू ने काम क्या किया, यहाँ पे सीपीयू बना देते हैं। सीपीयू ने, अब आपने रैम, ये पहले सीपीयू ने फर्स्ट टाइम जो है वो रैम के अंदर प्रोसेस वन को यहाँ पे रख दिया, फिर आपने प्रोसेस वन के अंदर कुछ चेंजेस कर दिया, आपका ये कोड था सी प्लस प्लस का, उसमें आपने एक दो वेरिएबल्स बना दिए, कुछ कोड आपने कर दिया एडिशनल। अब एडिशनल कोड हो गया, आप दोबारा से कंपाइल होगा, दोबारा से कंपाइल होगा तो रैम से फिर बाहर निकलेगा, ये P1 रैम से फिर बाहर निकलेगा, फिर सीपीयू दोबारा इसका एड्रेस कैलकुलेट करेगा। एड्रेस कैलकुलेट करने के बाद अब जरूरी नहीं है कि वो दोबारा इसको P1 को वहीं रखे जहां पर पहले रखा था, जरूरी नहीं है, हो सकता है वो फिर यहाँ पर रख दे P1, फिर नेक्स्ट टाइम P1 को वो यहाँ रख दिया। ठीक है,
P1 जो है फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट टाइम यहाँ आ गया P1, तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आ गया, यहाँ से चला गया, यहाँ आ गया, ठीक है। तो हर मर्तबा वो एड्रेस कैलकुलेट होगा जितनी मर्तबा आप चेंजेस होगी। अच्छा, इसको कहते हैं स्वैपिंग। स्वैपिंग का मतलब क्या है? प्रोसेस जो है वो रैम से बाहर भी जाता है, सीपीयू के पास, सीपीयू उठा लेता है काम करके, दोबारा एड्रेस चेंज करके दोबारा यहाँ पर रख देता है। तो प्रोसेस जो है वो स्वैप आउट भी होता है, स्वैप इन भी होता है। उसको रोल आउट रोल इन भी कहते हैं, रोल आउट रोल इन। तो स्वैप होके जाता कहाँ है? सीपीयू के पास जो जगह थोड़ी है रखने की, यानी कि वो जाता क्या है, स्वैप स्वैप आउट कैसे होता है? वो जाता हार्ड डिस्क पर है। प्रोसेस जो है वो जो जो जाता है वो हार्ड डिस्क पे जाता है, रैम पे नहीं। सीपीयू के पास, सीपीयू तो उसके एड्रेस कैलकुलेट करता है, जाता वो हार्ड डिस्क पर है। हार्ड डिस्क पे आप कोई, क्योंकि आप जो प्रोग्राम में चेंजेस करते हो वो तो आपके हार्ड डिस्क में चेंजेस होती है ना, वो जाता हार्ड डिस्क पर है, ठीक है। हार्ड डिस्क के बाद जो है दोबारा जब लोड होता है तो सीपीयू उसको लोड करता है दोबारा उस प्रोग्राम को। तो हाँ, तो यहाँ देखिए कि प्रोसेस जो है वो ये बैक स्टोर है, जिसको ये लिखा ना बेकिंग स्टोर। बेकिंग स्टोर का मतलब क्या है? आपकी हार्ड डिस्क। बेकिंग स्टोर का मतलब आपकी हार्ड डिस्क, आपकी हार्ड डिस्क बेकिंग स्टोर है। तो कोई भी प्रोसेस जब रैम से निकाला जाता है तो कहा जाता है बैक स्टोर में जाता है, इसको कहते हैं रोल आउट। रोल आउट कह दो या स्वैप आउट कह दो। फिर दोबारा जब रखा जाता है उसको सीपीयू दोबारा रखता है, ठीक है, वापस आता है, उसको कहते हैं रोल इन। तो प्रोसेस जो है वो स्वैपिंग होती है, रोल आउट होता है, रोल इन होता है। रोल आउट का मतलब क्या है? मेमोरी से हार्ड डिस्क पे जा रहा है, मेमोरी से, रैम से हार्ड डिस्क पे जा रहा है, या दूसरे लफ्जों में मेमोरी से बेकिंग स्टोर पे जा रहा है। बेकिंग स्टोर का मतलब हार्ड डिस्क की स्टोरेज, कोई भी जगह जहाँ पर आप फिजिकल स्टोरेज कर रहे होते हो, सेकेंडरी स्टोरेज, उसको बेकिंग स्टोर कह रहे हैं। तो प्रोसेस जो है वो स्वैप होता रहता है, ठीक है। और रोल इन और रोल आउट जो है वो प्रोसेस मुस्तकिल जो है वो हो रहा होता है। रोल इन किसे कहते हैं, सवाल है। रोल इन का मतलब है हार्ड डिस्क से उठ के दोबारा से रैम में आ गया, उसको कहते हैं रोल इन, ठीक है। रैम से हार्ड डिस्क पे गया, रोल आउट। हार्ड डिस्क से रैम में आया, रोल इन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बार बार क्योंकि आप प्रोग्राम चेंज करते हो ना, अपना कोड लिखते हो, तो बार बार वो चेंज होता है, तो फिर वो रैम में अलग जगह पे आएगा, अगली मरतबा कंपाइल होगा, रैम में अलग जगह पे आएगा, फिर रोल इन होगा, ठीक है। रोल आउट होता रहता है, रोल इन होता रहता है। तो ये इस तरह से प्रोसेस जो है ना वो चलता रहता है। और जो है रेडी क्यू मेंटेन होती है, ठीक है। रेडी क्यू का मतलब क्या है? क्योंकि रेडी क्यू में वो मेंटेन करता रहता है कि वो जो है किस रैम के अंदर जो है वो किस तरह से प्रोसेस जो है वो आ रहा है चलने के लिए। जब यहाँ पर आप देखिए, ये प्रोसेस का आपको जो अंदाजा होगा ये डायग्राम के थ्रू भी दिखाया है। ये आपकी रैम है, ये मेन मेमोरी यहाँ पर दिखाया गया है, ये रैम है, ये बेकिंग स्टोर है। बेकिंग स्टोर का मतलब आपकी हार्ड डिस्क, जहाँ पर आपका सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी स्टोरेज है ये एक तरह से। तो आपकी रैम से डेटा स्वैप आउट होता है, रोल आउट लिखा था वहाँ, रोल आउट को स्वैप आउट को एक ही बात। तो रैम से स्वैप आउट होता है, कहाँ जाता है? हार्ड डिस्क पे, और फिर डेटा। अच्छा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पी, स्वैप आउट क्या हुआ है? P1, और स्वैप इन क्या हुआ है? P2। प्रोसेस P2 स्वैप इन हुआ है, ठीक है। ये क्यों? मिसाल के तौर पे जगह भर गई थी, अब प्रोसेस, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे समझो ये 4 MB का प्रोसेस है, 4 MB का प्रोसेस ये है, 4 MB का ये, 4 MB का ये, ठीक है। अब पहले तो इसके अंदर 4 MB का प्रोसेस था P1, ठीक है, यानी कि P1 था पहले, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर P1 था। लेकिन अब उसको P1 ने कोई, फॉर एग्जाम्पल अब P2 भी आना चाह रहा है, अब P2 की प्रायोरिटी हाई है P1 से, तो P2 को तो वेट नहीं कराएगा ना,
क्योंकि प्रोसेस के अंदर फॉर एग्जाम्पल रैम के अंदर एक ही प्रोसेस आ सकता है, रैम भी 4 MB की है, रैम भी 4 MB की है, और इसमें एक ही प्रोसेस आ सकता है, और इसमें प्रोसेस कौन सा पड़ा हुआ है, P1 पड़ा हुआ है। लेकिन अगला प्रोसेस एक और आया P2 जिसकी प्रायोरिटी हाई है P1 से, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल P2 की प्रायोरिटी हाई है P1 से, तो भाई क्या करेगा कि P1 को भी स्वैप आउट कर देगा कि लो प्रायोरिटी प्रोसेस है, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस वेटिंग में नहीं रहना चाहिए, लो वेटिंग में रहना चाहिए, तो P1 को रोक के उसको रैम से बाहर निकाल देगा, हार्ड डिस्क में ले आएगा, और फिर P2 को जो है वो स्वैप इन कर देगा। फिर यहाँ पर P2 निकल गया, P2 चला गया, ठीक है, और P1 आ गया, सॉरी P1 चला गया, P2 आ गया, P2 आ गया, P1 को बाहर निकाल देगा, स्वैप आउट कर देगा, P2 को स्वैप इन कर देगा, बिकॉज द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस 2 इज हायर देन P1, और रैम में चूंकि जगह नहीं थी, तो ये फिर इस तरीके से स्वैपिंग की ताकि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो चले, वो डिले में ना रहे। तो ये काम रैम के अंदर होता रहता है मुस्तकिल, ठीक है। हाई प्रायोरिटी, कभी कभी ऐसा होता है रैम फुल हो जाती है, रैम फुल हो गई, 4 GB की रैम थी, 4 GB की रैम फुल हो गई, बहुत सारे प्रोसेस भर गए, अब उसके बाद और प्रोसेस भी आ रहे हैं, तो वो यही चेक करता है कि भाई कौन से प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है, जो वेटिंग में अगर उसकी हाई है तो वो पुराने प्रोसेस को निकाल के स्वैप आउट करता है, हार्ड डिस्क पे रख देता है, और नया प्रोसेस को जो है वो लोड कर देता है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देखो P2 जब लोड हो गया, अब P2 चलने के बाद जब इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर P2 को भी स्वैप आउट कर देगा, और फिर P1 को दोबारा स्वैप इन कर देगा, ताकि P1 का काम जो रोक दिया था वो फिर से चलना शुरू हो जाए, फिर P1 दोबारा आ जाएगा, ठीक है। P2, क्योंकि P1 तो इसलिए बाहर निकाला था कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया था P2, लेकिन जब P2 आपने लेकर आ गए और P2 ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, फिर इसको रैम से बाहर निकाल के दोबारा स्वैप इन करेगा P1 को, ताकि उसका जो सिलसिला मुनक़ते होता दोबारा से शुरू हो जाए। तो अब क्लियर हो गया, स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, स्वैप आउट स्वैप इन का कॉन्सेप्ट, और स्वैप आउट स्वैप इन क्यों करते हैं, वजह क्या है, मेमोरी में जगह नहीं होती, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है, तो फिर स्वैप आउट स्वैप इन ये मुस्तकिल होता रहता है रैम के अंदर। बात क्लियर हो गई, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? देखो अब यहाँ पर हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, अब स्वैपिंग तो आपको समझ में आ गई। डज द स्वैप आउट, एक सवाल कुछ लेकिन बातें डिस्कस कर लेते हैं। डज द स्वैप्ड आउट प्रोसेस नीड टू स्वैप बैक इन टू द सेम फिजिकल एड्रेस, यानी कि जिस प्रोसेस को जहां से निकाला गया, क्या वापस वो वहीं पर आएगा? तो इसका जवाब ये है कि जाहिर है वो वहां पर नहीं आता, जरूरी नहीं है, कोशिश तो वो यही करता है कि वहीं पर आ जाए, लेकिन अगर वहां पर वो जगह फिलअप नहीं होती, क्योंकि अगली मर्तबा अगर वो वहां पर नहीं आएगा तो दोबारा से एड्रेस बाइंडिंग होगी, एड्रेस बाइंडिंग में टाइम लगता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कोशिश यही करता है कि जहां से स्वैप आउट किया है उसी लोकेशन पे स्वैप इन करे, कोशिश उसकी यही होती है। लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस ऐसा नहीं होता, फिर वो स्वैप इन करने के लिए दोबारा से एड्रेस बाइंडिंग करता है, जिसमें डिले आता है। तो डिले से बचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कोशिश यही करता है कि उसी जगह पे स्वैप इन करे जहां से स्वैप आउट किया था। तो ये इसका था जवाब। डिपेंड्स ऑन एड्रेस बाइंडिंग मेथड प्लस कंसीडर बाइंडिंग आईओ फ्रॉम बेसिस, जैसे यहाँ पर ये बात देखेंगे लिखा है कि स्वैपिंग जो है ना, जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज लिनक्स वगैरह जितने भी हैं, उनमें स्वैपिंग नॉर्मली डिसेबल्ड होती है, यानी कि वो इनेबल होती नहीं है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करूँ, यहाँ पर आपकी ये रैम है, ठीक है, और रैम, ये रैम है, और रैम के अंदर जो है वो प्रोसेस, अब आपकी काफी बड़ी रैम है, आपने कहा आपने 8 GB की रैम लगाई है, तो जरूरत ही नहीं है, 8 GB की रैम भरती ही नहीं है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, डिसेबल करते हैं। स्वैपिंग करने से ना सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है, कि प्रो रैम से बाहर निकालो फिर रैम में रखो, तो बाय डिफॉल्ट तो उसको वो डिसेबल लगता है। लेकिन उन्होंने एक ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, स्टार्टेड इफ मोर देन थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेटेड, एक खास थ्रेशोल्ड पे, फॉर एग्जांपल वो अगर जैसे विंडोज है, विंडोज ये कहते हैं फॉर एग्जांपल कि 80% अगर रैम भर गई, 80% रैम भर गई, ठीक है, मुख्तलिफ स्लॉट्स हैं, और 80% तक सब जो है वो फॉर इंस्टेंस भर गए, सिर्फ 20% खाली है, 80% भर चुका है, तो फिर वो ये एक थ्रेशोल्ड बनाया था, 80% का थ्रेशोल्ड जो है वो जो है वहां तक आपके प्रोसेस पहुंच गए। अब फिर वो ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देगा, स्वैपिंग को इनेबल कर देगा, डिसेबल की बजाय फिर वो उसको इनेबल कर देगा, ठीक है। वो कहेगा अब इनेबल हो जाए, अब स्वैपिंग स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अब रैम भरने लग गई है, अब स्वैपिंग स्टार्ट हो जाए।
और जैसे ही वो आपकी रैम के अंदर डायरेक्ट टास्क कंप्लीट होते रहेंगे, कि कुछ काफी टास्क कंप्लीट हो जाएंगे, रैम खाली होना शुरू हो जाएगी, और जहां से जैसे ही वो 80% से नीचे आ जाएगी, लेस देन 80%, फिर वो थ्रेशोल्ड दोबारा से डिसेबल हो जाएगा, यानी कि या स्वैपिंग दोबारा से डिसेबल हो जाएगी। यानी कि स्वैपिंग इनेबल कब होती है, जब थ्रेश खास थ्रेशोल्ड से, जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने सेट किया होता है, खास थ्रेशोल्ड से अगर रैम की रेंज जो है वो बढ़ जाती है, तो फिर वो स्वैपिंग को इनेबल करता है। अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहती है। जैसे ही उस थ्रेशोल्ड से नीचे आएगी रैम की स्टोरेज, तो वो जो है वो डिसेबल हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई? यानी कि इनेबल और डिसेबल स्वैपिंग का कैसे होती है, कब होती है, तो वो उसका क्राइटेरिया ऑपरेटिंग सिस्टम सेट करता है, बाय डिफॉल्ट उसको डिसेबल रखता है, ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो डाउन ना हो जाए, क्योंकि बार बार ज़ाहिर है रैम से निकाल के हार्ड डिस्क पे ले जाना, हार्ड डिस्क से रैम पे लाना टाइम टेकिंग होता है। तो उसको बाय डिफॉल्ट डिसेबल रखता है, लेकिन रैम बढ़ने के करीब आता है थ्रेशोल्ड पे, तो फिर उसको एनेबल कर देता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, क्लियर है? ये मैं आपको समझा चुका हूँ, राइट? स्वैपिंग के दौरान जो है अगर कॉन्टेक्स्ट अच्छी, अच्छा टाइम का हो गया, 3:30 से ऊपर हो गया मेरे ख्याल में। फिर ये इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर फिर हम करते हैं स्टार्ट यहाँ से। अगली क्लास में जो है आप तैयारी रखिएगा उसकी, जो है हमने थ्रेडिंग का किया है ना चैप्टर, उसके से क्विज होगा, तो उसकी तैयारी रखिएगा नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, ये चैप्टर भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अगली क्लास में, मेमोरी वाला। तो प्रोजेक्ट दिखाना था, तो आपका प्रोजेक्ट जो था वो दिखाना है, तो आप ऐसा करें, शॉर्ट क्लिप बना के मुझे व्हाट्सअप कर दें, देख लेता हूँ थोड़ा सा अपना वीडियो का जूम पे शॉर्ट क्लिप, ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है, 3 मिनट 4 मिनट के अंदर क्लिप बना के मुझे दिखा दें, तो मैं देख लूंगा, फिर अपने कमेंट्स दे दूंगा। लेकिन उसमें वो चीज़ें दिखाइएगा जो आपका मतलब काम आपने, जो मैंने आपका प्रोजेक्ट जिस जिस चीज़ पर हो ना, उसको आप उसको आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया है वो पहले थोड़ा बता दीजिएगा डिस्कस करके, और फिर दिखा दीजिएगा। ये ना हो कि आप शुरू से दिखा रहे हो, पहले आप बता दीजिएगा आपका प्रोजेक्ट क्या था और आपने इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया, ठीक है, ताकि कंप्लीट पिक्चर सामने आए। अच्छा जी, मीटिंग खत्म करते हैं।